नमस्कार, ईटीवी के खास खबर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जमाना बदला है, लोगों के जीने का ढंग बदला है, तो अपराध करने का तरीका भी बदल गया है। आज बदमाशों को वारदात करने के लिए गैंग की दरकार नहीं है, हथियारों की दरकार नहीं है। कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए वो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यानी ये साइबर क्राइम का दौर है और साइबर क्राइम के दौर में पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। साइबर क्राइम क्या है और पुलिस की चुनौतियां क्या हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। गौरव श्रीवास्तव साहब हैं हमारे पहले मेहमान। एससीआरबी के ये एसपी हैं। लंबे समय से साइबर क्राइम को लेकर इनका अनुभव रहा है। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं मुकेश चौधरी। ये साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और लंबे समय से साइबर क्राइम को लेकर ये काम करते आ रहे हैं। दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में स्वागत है। मेहमानों के साथ की चर्चा को हम जारी करें इससे पहले देखिए साइबर क्राइम को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। साइबर क्राइम रोकना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। संसाधनों के बिना कैसे निपटेंगे शातिर अपराधियों से। प्रदेश में पुलिस के लिए लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी गंभीर अपराधों से बड़ी चुनौती अब साइबर क्राइम से निपटने की है। आम आदमी के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देने के साथ ही साइबर क्रिमिनल्स सामरिक सूचनाओं की भी चोरी कर देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। चाइना की हैकर्स आर्मी और पाकिस्तान के हैकर्स सरकारी वेबसाइट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। इनके अलावा प्रदेश में सामने आए साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा महज जयपुर शहर जितने बड़े नाइजीरिया के हैकर्स का हाथ होने की बात सामने आई है। ये साइबर ठग फर्जी ईमेल और लॉटरी जीतने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कैसे निपटेगी पुलिस चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया के हैकर्स से? बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए राजधानी में पिछले साल साइबर थाना शुरू किया गया था, लेकिन साइबर पुलिस थाने में 5 एसआई, 3 एएसआई और 40 कांस्टेबल के पद खाली पड़े हैं। पिछले एक साल में साइबर क्राइम के करीब 500 मामले सामने आए, लेकिन पुलिस कुछ ही मामलों में कार्रवाई कर पाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं प्रदेश में साइबर क्राइम के आंकड़ों पर। दरअसल हमारी पुलिस टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई पुलिस कर्मियों के तो खुद के मेल आईडीज भी नहीं हैं। ऐसे में साफ है कि ऐसे पुलिस सिस्टम में साइबर क्राइम ट्रेस आउट होना कहां तक संभव है। पुलिस महकमे को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की दरकार है। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से सत्यनारायण शर्मा के साथ सुशांत पारीक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अभी आपने देखा कि किस तरह से 5 साल पहले तक राजस्थान साइबर क्राइम से अछूता था। सालाना 5, 10, 20 या 50 मुकदमे बड़ी मुश्किल से दर्ज होते थे, लेकिन आज ये आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। पुलिस थाना खुला है प्रदेश में। जयपुर में साइबर थाने की स्थापना हुई है, लेकिन क्या पुलिस इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या नहीं? क्या संसाधनों की कमी है या कहीं ना कहीं पुलिस का जो पारंपरिक तौर तरीका है उसको बदला नहीं गया है? सबसे पहले गौरव श्रीवास्तव साहब, आपसे शुरू करेंगे। साइबर पुलिस एक नया नाम है, अपराध करने का हाईटेक तरीका है। जयपुर में थाना भी खुला है, लेकिन क्या थाना जो है अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में कामयाब हो पाया है पिछले 1 साल में? साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एससीआरबी में स्थापित है, उसको स्थापित हुए 1 साल हो गया है। ये एक राज्य स्तर का पुलिस स्टेशन है। इसका जुरिस्डिक्शन पूरे राजस्थान का है, परंतु इस थाने पर हर मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन की कुछ पॉलिसी हैं। कुछ गंभीर प्रकार के प्रकरण यहाँ पर दर्ज होते हैं। इस थाने के खुलने के साथ जो बाकी 863 थाने राजस्थान में हैं,
उनका जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो भी अपनी जगह पर आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से इस माहौल में जब अपराध में इजाफा हो रहा है, क्या लगता है साइबर थाना जो एक ही है पूरे राजस्थान के लिए, ये पर्याप्त है? और दूसरी और अहम बात ये कि क्या इस थाने को और बेहतर नहीं किया जाना चाहिए था जब आपकी शुरुआत हुई? हम जो प्लान बना रहे हैं वो इसी रूप से है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम एक यूनिट, एक स्पेशल यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो साइबर क्राइम को वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को असिस्ट कर सके। इसके अलावा राज्य स्तर पे एक साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए जो विशेष रूप से केवल साइबर क्राइम के केसेस के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को असिस्ट करे, ट्रेन करे, और जो डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करना है वो कर पाए। ये तो हुआ जो स्पेशल सेल्स बनाने की बात, चाहे वो राज्य स्तर पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। जो थाना अभी काम कर रहा है वहाँ जो अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, जो जांच अधिकारी हैं, क्या वो सक्षम हैं, सक्षम लोग हैं? और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले तक ये यूनिट खोली जाएंगी, तो वहाँ क्या इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई है या कुछ ऐसी योजना आपकी है? जब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यहाँ पे स्थापित हुआ तो इसमें जो एसएचओ हैं वो एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी हैं। साइबर क्राइम थाने में अभी कुछ इंस्पेक्टर्स भी पदस्थापित हैं। इनको सबसे पहले जो एक बेसिक ट्रेनिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जानी चाहिए वो इन लोगों ने CDTS से प्राप्त की हुई है। इसके अलावा इंडिया में जब भी अच्छे कोर्सेज कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी कराती है तो हम इनको वहाँ पे भेजते हैं, जिससे सक्षम है ये जांच करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है। सक्षमता जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उसके अलावा जब तक पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि साहब वो जो ट्रेनिंग इन्होंने एकेडमी में ली है उसका एसिड टेस्ट एक रियल केस ही होता है। तो भले ही इन्होंने वो ट्रेनिंग पूरी प्राप्त कर ली हो के दौरान लेकिन जितने ज्यादा प्रकार के और जितनी ज्यादा संख्या में केसेस को ये लोग एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा ये एक्सपर्टीज गेन करेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान मुकेश चौधरी, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, यहाँ मौजूद हैं। मुकेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कि एसपी साहब अभी बता रहे थे कि कोशिशें हो रही हैं, ट्रेनिंग भी दी गई है, लेकिन असल जो उनका एक्सपीरियंस होगा एक केस की स्टडी के दौरान वो ज़्यादा काम आएगा। क्या लगता है राजस्थान की अगर बात की जाए तो किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं साइबर क्राइम के मामले में? किस तरह के मामले जो हैं, अपराध जो हैं, वो ज़्यादा नज़र आते हैं आप? 8 से 10 महीनों में जो ट्रेंड जो ज़्यादा आया है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स का। फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस ज़्यादा ट्रेंडी हैं। एक नॉर्मली बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉल करना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लेना और उसके बाद में उसके अकाउंट से या तो परचेजिंग कर लेना या अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना। इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। और सोशल मीडिया के केसेस तो राजस्थान का पूरे इंडिया में हर पुलिस स्टेशन में आपको मिल जाएंगे और वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में साइबर क्राइम किस दौर में पहुंच गया है और पुलिस उससे निपटने में कितनी सक्षम है। एक बार फिर से एसपी साहब से पूछेंगे, आपको क्या लगता है सर, राजस्थान में 500 के करीब मामले एक साल में आए हैं, उनके निस्तारण की अगर बात की जाए, उनकी जांच की अगर बात की जाए, तो कितने प्रतिशत पुलिस को कामयाबी मिली है? 500 आप जो बता रहे हैं उसमें कंप्लेंट्स और FIRs दोनों मिलाकर के हैं। मैं अगर वर्ष 2013 के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 350 FIRs साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर क्राइम थाने पर और राजस्थान के विभिन्न थानों में रजिस्टर हुए हैं। उसमें प्रकरणों का निस्तारण बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, लगभग 50 से 60 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। उसमें भी करीबन आधे मुकदमे ऐसे हैं जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, यानी कि जिसमें प्रकरण ट्रेस आउट हो गया, मुलजिम का पता लग गया, तो वो प्रतिशत बहुत कम है। क्या वजह क्या है इसके पीछे? साइबर क्राइम में आप देखिए, सबसे पहला फ़ायदा जो क्रिमिनल के पास है वो ये है कि उसे घटना स्थल पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। आज इंटरनेट ने ये पावर उसे दे दी है कि वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ क्राइम को अंजाम दे सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे किसी कागज़ या किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं, डिजिटल एविडेंस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही वॉलेटाइल होती है और उसका नेचर इस प्रकार का है
कि कई बार अगर उसे डिलीट कर दिया गया तो वो परमानेंटली डिलीटेड है और उसे रिकवर भी नहीं किया जा सकता। तो ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। हमारे पास परिवादी किस समय आया और घटना किस समय हुई, और अगर इस बीच में अपराधी हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है या उसने क्राइम किया ही ऐसी जगह पर है जहां हम उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, वो विदेशों में बैठ के ये क्राइम कर सकता है। मुकेश जी, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की कमी एक बड़ी बाधा है इस तरह के केस जो पुलिस के पास आते हैं? एक्सपर्ट्स और एक्सपर्टीज़ की कमी है, बिकॉज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता जा रहा है, आपने देखा अभी रिसेंटली इंडियन मुजाहिदीन के जो ऑपरेटिव्स थे वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी, जब क्रिमिनल्स हैं या इवन टेररिस्ट हैं, ये जब टेक्नो फ्रीक हो रहे हैं, तो पुलिस प्रोफेशनल्स या पुलिस के जो सेल्स हैं इनमें एडवांसमेंट की तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये माना जाए कि पुलिस की ट्रेनिंग जो होनी चाहिए थी साइबर थाना खोलने जाने से पहले वो नहीं हो पाई? एक्चुअली जिस मोटिव से खोलना था वो पर्पस सॉल्व कम्प्लीटली नहीं हो पाया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर थाना खोलने से पहले एक प्रॉपर आपको टीम चाहिए, आपको टीम में टेक्निकल पर्सन चाहिए। आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन को टीम में रख के उसको बोलोगे कि टेक्निकली यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस, वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट जो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है राजस्थान पुलिस के लिए अभी आने वाले कुछ सालों में भी, इवन दो अगर रेंज लेवल पे भी अगर साइबर थाने खुल गए तो भी जो चैलेंज है वो है इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। जब तक क्या होगा, एक प्रॉपर लेटर जो ड्राफ्ट करना होता है कंपनीज को, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को, सबको जो प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट होता है, जो एक नॉर्मल जो एक हैबिट है वो है, नॉर्मली आप लेटर अटैच करते हो, सीधा अटैच करके, जो एक नॉर्मल पुलिसिंग मेथड है, मेल में लिख दिया सीधा अटैच। कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो ऐसे ईमेल ओपन नहीं करेगा, उसको रीज़न चाहिए कि वाई शुड आई सीधा अटैच, उसमें आपको लिखना होगा। अब ड्राफ्ट करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जब तक आपकी इंग्लिश सही नहीं है तब तक आप मेल ड्राफ्ट नहीं कर सकते, और जब तक ईमेल ही ड्राफ्ट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो सामने से रिवर्ट आएगा कैसे? श्रीवास्तव साहब, क्या ये सही है कि एक धारणा है पुलिस की कि केस थाने में दर्ज करवाया जाए लेकिन उसकी जांच पुलिस नहीं कर पाएगी, किसी निजी एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी, ये सही है? मुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, साइबर क्राइम अल्टीमेटली एक क्राइम है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो पुलिस अधिकारी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे जो सीआरपीसी और आईटी एक्ट में प्रोसीजर्स लेड डाउन हैं उसके हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करनी होगी, और उस केस का अल्टीमेट टेस्ट वो कोर्ट की ट्रायल ही होगी, क्योंकि अगर उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है तो एक तरीके से कहा जाएगा कि साहब केस फेल हो गया। अपराधी को शायद उसका मनोबल और बढ़ेगा इस चीज़ से, लेकिन उस केस को सक्सेसफुली ट्रेस करने में, कंप्यूटर के अंदर से एविडेंसेस ऑब्टेन करने में, या जैसे अभी इन्होंने बताया अंग्रेजी में वन ऑफ द चैलेंजेस मानता हूँ, ये टेक्निकल कामों के लिए ही, इस ज़रूरत के मद्देनज़र ही DOIT के अधिकारियों को जान करके इस CCPS में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शामिल किया गया, जिससे कि इसके लिए हमें बाहर से कंसल्टेंसी की कम से कम जरूरत पड़े। चर्चा यहाँ जारी रहेगी, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल राजस्थान में साइबर क्राइम पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। एसपी साहब, अभी हम बात कर रहे थे पुलिस की दक्षता की। साधारण मामले आप बता रहे थे कि जो फ्रॉड के आते हैं, ऑनलाइन ठगी के हैं, या तमाम दूसरे जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगातार जो हमारा गोपनीय सूचना तंत्र है उस पर अटैक होता है। कभी चाइना की ओर से मेल जो है वो भेजी जाती है हैकिंग की, या पाकिस्तान की ओर से हमला होता है। इनसे निपटने में क्या लगता है राजस्थान जो साइबर तंत्र है वो महफूज रख सकता है पूरे सरकारी सूचनाओं को? नॉर्मल सरकारी वेबसाइट है या साधारण उपयोग में लिए जाने कोई सर्वर्स वगैरह हैं, और वहीं आपके कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आज मैं समझता हूँ 5 एरियाज़ हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे
सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। वो क्या है? नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशंस, दूसरा हमारा एनर्जी एंड पावर सेक्टर, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हमारा बैंकिंग एंड फिफ्थ हर प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का अटैक या हैकिंग, जैसा आपने कहा, चाहे अनफ्रेंडली कंट्रीज करें, चाहे टेररिस्ट करें, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स करें, अगर इन सेक्टर्स को वो प्रभावित करते हैं तो व्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्केल पर आप ये नुकसान मानते पहुंचा हैं कि जा सकता है। सरकारी महकमे की जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक किया जा सकता है आसानी से और कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो ये 5 एरियाज हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं। पूरे सूचना तंत्र की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई है पुलिस पे? इसका रियलाइजेशन कोई राजस्थान के लिए अलग नहीं है, इसके लिए नेशनल लेवल पर एक आईटी पॉलिसी बनी हुई है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब 2000 में बनाया गया तो उसमें 2-3 कंपोनेंट्स थे। उसमें ऑफेंसेस एक कंपोनेंट था, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था कि ई कॉमर्स को एक कानूनी अमली जामा पहनाना। इसके जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कई सालों तक इसे यूज़ किया गया तो ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कंटेम्प्रेरी नीड्स को टेक केयर नहीं कर पा रही हैं। 2008 में आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और उसमें सर्ट इन के नाम से एक नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी बनाई गई। सर्ट इन का अर्थ है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम डैश इंडिया। क्या मुकेश जी मानते हैं ये सूचना तंत्र जो महफूज होना चाहिए था राजस्थान में वो है? क्योंकि ये सामने आया था कि पुलिस महकमे की खुद की वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। इंडियन आईटी गवर्नमेंट ने लास्ट जो स्टैट रिलीज किया था कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 4.7 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो डिपार्टमेंट को नीड है, वो नीड फुलफिल कब तक होती है? ये डिपार्टमेंट को खुद को रियलाइज हो रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, से एग्जांपल राजस्थान का बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, सर जैसे बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन से वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज फुलफिल होंगी। अब वो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन के पास जनरली जो मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, वो वहाँ पे प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स हैं, बट प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स को क्रिमिनल इंटेंट नहीं पता। बीच में मुकेश जी एक चीज़ देखने को आई थी, खासतौर पे जो आतंकी पकड़े गए थे, कि जो सोशल माध्यम हैं उनका मिसयूज़ जो हुआ था, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने बातचीत की थी, चाहे फेसबुक के जरिए एक पूरा ग्रुप उन्होंने तैयार किया था। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है, जब राजस्थान की अगर बात की जाए तो इन माध्यमों पर नज़र रखी जाए? जैसे पुलिस पेट्रोलिंग होती है वैसे साइबर पेट्रोलिंग इज़ मस्ट। ठीक है, केस रजिस्टर होने से पहले ज़्यादा अच्छा है कि केस रजिस्टर होने वाली मोड पे आए ना, उससे पहले डिटेक्ट करके आप उसे सॉल्व कर दें। तो साइबर पेट्रोलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हैबिट में नहीं है पुलिस के। ठीक है, सेकेंडली आप कह रहे हैं सर्विलेंस की बात, व्हाट्सएप या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसकी सर्विलेंस के लिए आपका यहाँ पे उनका सर्वर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में आपको समझना होगा, यूएस में सर्वर है। अब यूएस में किसी का सर्वर है, वो आपको सर्विलेंस की परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है। जितना सिंपल हमें लगता है उतना सिंपल एक्चुअली होता नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी में जब हम फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एक ये है कि आपकी मजबूरी है और उस मजबूरी से आपको डील करना पड़ता है। जब इंटरनेशनल केसेस के अंदर फॉरेन नेशन से आपको रिप्लाई मंगवाना होता है तो उस ट्रीटी के थ्रू आपको जाना होता है। नॉर्मली वो प्रोसीजर इतना ज़्यादा लेंदी होता है, इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि आईओ, कोई भी आईओ होगा वो एक्चुअल में जाना नहीं चाहेगा उस रास्ते से। क्या सर ये परेशानी है? क्योंकि ये देखा गया है कि नाइजीरियन जो हैकर्स हैं उनकी एक बड़ी संख्या है यहाँ की जो वारदात है उनमें भूमिका में। सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन की पावर्स हैं वो उस आईओ के पास भारत की सीमाओं के भीतर हैं। किसी भी केस, चाहे वो साइबर क्राइम हो या किसी और प्रकार का क्राइम हो, अगर उससे संबंधित एविडेंसेस भारत के बाहर हैं तो जिन देशों के साथ इंडिया ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, MLAT कहते हैं, वो साइन कर रखी है, उन देशों से हम एविडेंस प्राप्त कर सकते हैं। मुकेश जी आप ये बताइए कि अगर आम दर्शक ये प्रोग्राम जब देख रहा है, क्या वो उपाय हैं, अगर जागरूकता की बात की जाए तो वो साइबर क्राइम से बच सके, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स आपको दोनों पता होना चाहिए कि एक बार आपकी पिक्चर अपलोड हो गई सर्वर पे, अब वो सर्कुलेट हो सकती है। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आपकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लेडीज़, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल आप लाइफ टाइम उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, कभी भूल सकते हो आप कहीं पे भी। अब जिसके हाथ लगेगा वो पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है,
अब ये आपका वीडियो, देर आर लॉट ऑफ पोर्नोग्राफिक वेबसाइट जहाँ पे वो वीडियो सेल करके उसके अगेंस्ट वो मनी चार्ज कर सकता है, वो मनी मेकिंग कर सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो अवेयरनेस मेजर पार्ट है। सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपने चिल्ड्रन को वो अवेयर करें। अब वो पेरेंट्स ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि बच्चे तो हमसे ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं या कंप्यूटर ज़्यादा चला लेते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा है, लैपटॉप उसे लेके दिया है तो वो पढ़ाई कर रहा होगा। अब वो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है, जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा। सर, पुलिस को भी जागरूकता के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। वन ऑफ आवर प्लान्स है कि जो केसेस हमारे पास आते हैं और उसमें 2 पार्ट्स हैं। उसमें एक पार्ट है क्रिमिनल का, कि क्रिमिनल ने क्राइम कैसे किया। उसमें हमें ये भी वो वीकनेसेस पता लगती हैं कि कहाँ पर विक्टिम की गलतियों की वजह से ये क्राइम संभव हो पाया, ठीक है, जैसा अभी मुकेश जी ने उदाहरण दिया। तो हमारा विचार है कि हम रेगुलरली, हो सकता है मासिक रूप से, हो सकता है पाक्षिक रूप से, एक बुलेटिन जारी करें जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स या इवन अगेन मैं कहूँगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पाठ्यक्रम में भी शामिल हो। स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल होनी चाहिए। स्पेशली मुकेश जी ने जैसा कहा कि लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार के अपराधों से ज़्यादा प्रोन हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। एंड यहाँ मैं ये और ऐड करना चाहूँगा कि कई बार बच्चों से, लड़कियों से इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं जो अल्टीमेटली बदनामी का कारण बनती हैं। कई बार कानून की जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ना केवल एम्बैरेसमेंट होता है बल्कि हो सकता है किसी लॉ का वायलेशन भी हो जाए उसके अंदर। कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस उससे निपटने के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस और अधिक हाईटेक हो, लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि जनता को, आप और हमें जागरूक होना होगा। हमें ये समझना होगा कि तकनीक इंसान को बेहतर बनाने के लिए होती है, उसके पतन के लिए नहीं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।